हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के पहले दो पार्ट्स को मतलब जेंडर एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को खत्म कर लिया है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि आखिर हमारे देश में किस प्रकार से जाति के आधार पर असमानताएं देखी जा सकती हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है कास्ट इनइक्वालिटीज। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कास्ट इनइक्वालिटीज, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे देश में जाति प्रथा को फॉलो किया जाता है और किस तरीके से इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती आई हैं। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब तक जेंडर डिवीजन और रिलीजियस बेस्ड डिविजन्स के बारे में पढ़ा है। हमने ये समझा है कि कैसे जेंडर के आधार पर जो डिविजन्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कितना ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम धर्म के आधार पर जो भी डिविजन्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे पॉलिटिकली, मतलब अगर हम उनको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर के थर्ड सोशल डिवीजन में, जहां पर हम कास्ट डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि कैसे कास्ट बेस्ड डिविजन्स पॉजिटिव भी है और साथ साथ नेगेटिव भी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज के साथ। अब यहाँ पर इससे पहले मैं कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में बात करूं, आप सभी का कास्ट इनइक्वालिटीज को समझना जरूरी है। कास्ट का मतलब होता है जाति, और जाति क्या होता है? जाति हम उस ग्रुप को कहते हैं या उस कम्युनिटी को कहते हैं जिनकी सेम पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, जिनके सेम ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, सेम प्रैक्टिसेस होती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जाति। और हमारे देश में हजारों से ज्यादा जातियां एग्जिस्ट करती हैं। जब इन जातियों के आधार पर असमानताएं होती हैं, जब इन जातियों के आधार पर इनइक्वालिटीज होती हैं, तो उसी को हम कास्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिविजन इज स्पेशल टू इंडिया। हमने ये पढ़ा था कि कैसे जेंडर डिवीजन जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। कई सारे देश हैं दुनिया के, हर एक ऐसा कोना है हमारी दुनिया का जहां पर जेंडर बेस्ड डिवीजन होता ही होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमने रिलीजन का क्या पढ़ा था कि रिलीजन यूनिवर्सल नहीं होता है जेंडर डिवीजन के तरह, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कास्ट डिवीजन की, जाति के आधार पर इस डिवीजन की, तो कास्ट डिवीजन उतना ज्यादा यूनिवर्सल नहीं है। कास्ट डिवीजन क्या है? स्पेशल है टू इंडिया। स्पेशल टू इंडिया का मतलब है कि कास्ट डिवीजन को हम सिर्फ इंडिया में ही पा सकते हैं, इंडिया में ही देख सकते हैं। ये डिवीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है? इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज में नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है दैट कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पॉइंट। यहाँ लिखा है, ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। हम ये पढ़ भी चुके हैं और अब तक हमें ये पता है कि हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। सामाजिक असमानताएं एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो इकोनॉमी के आधार पर हो। कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ मिडिल क्लास होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी सोशल इनइक्वालिटीज सभी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। और साथ ही साथ किसी ना किसी प्रकार का डिविजन ऑफ लेबर भी हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। मतलब काम का जो बंटवारा होता है, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, ये जो बंटवारा होता है काम का, ये भी हर जगह पाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक सोसाइटी में, सारी सोसाइटीज में सोशल इनइक्वालिटी और डिविजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। अब आगे क्या लिखा है? इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
कई सोसाइटीज में ऐसा भी होता है कि ऑक्यूपेशंस को भी पास किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में काम को भी, ऑक्यूपेशन को भी बांटा जाता है, ऑक्यूपेशन को भी पास कर दिया जाता है कि जो काम पेरेंट्स करते हैं वही काम उनके बच्चे भी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमने देखा है, कई बार आपने भी देखा होगा कि जो लोग फल बेचते हैं या जो लोग सब्जी बेचते हैं या जिनकी दुकानें होती हैं, वो क्या करते हैं, आगे जाके उनके बच्चे भी वही काम करने लग जाते हैं। वहां पे क्या होता है उनकी फैमिलीज में कि जो बच्चे होते हैं वो सेम काम करने लग जाते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनकी फैमिली के सारे मेंबर्स भी उसी काम को करते हैं जो वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ऑक्यूपेशंस को भी शेयर किया जाता है कई सारी सोसाइटीज में। लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा है, कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। मतलब कि जब ये सोशल इनइक्वालिटी, जब ये डिवीजन ऑफ लेबर और जब ऑक्यूपेशंस को आगे पास करना और ये जरूरी कर देना कि अगर आपके पेरेंट्स ने एक तरीके का काम किया है, वो एक प्रोफेशन में है और आपको भी वही प्रोफेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पेरेंट्स फार्मर्स हैं तो आपको भी एक फार्मर ही बनना पड़ेगा। जब इस तरीके से एक एक्सट्रीम फॉर्म में ये सब चला जाता है, ये इनइक्वालिटीज चली जाती हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर चला जाता है, तो वो क्या फॉर्म ले लेता है, वो एक कास्ट सिस्टम का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो इन सभी का एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है उसी को हम कास्ट सिस्टम कहते हैं, जाति प्रथा कहते हैं। और यही कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है और कहाँ से कास्ट सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ। और इसको समझने के लिए आप सभी का सबसे पहले वर्ण सिस्टम को समझना जरूरी है। तो चलिए क्विकली इन दोनों सिस्टम्स को समझ लेते हैं। हमारे वैदिक टेक्स्ट में, हिंदू वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया था वर्ण सिस्टम के बारे में, जहां पर सोसाइटी को, पूरे समाज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4 वर्ण में डिवाइड किया गया, जिसे हम वर्णा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ण बनाए गए चारों के चारों, ये किसके बेसिस पे बनाए गए, प्रोफेशन के बेसिस पर बनाए गए और साथ ही साथ क्वालिटीज के बेसिस पर बनाए गए। तो क्या किया गया, सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया, प्रोफेशन के बेसिस पर और क्वालिटीज के बेसिस पर। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या था, ब्राह्मण्स, दूसरा वर्ण था हमारा क्षत्रिय, थर्ड था वैश्य और फोर्थ शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्णास जो थे वो डिवाइड किए गए हमारी सोसाइटी में और बोला गया कि जो भी ऑक्यूपेशंस हैं लोगों की, जो भी प्रोफेशंस हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, वो इन चारों में डिवाइड हो सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है, जो वॉर कर सकते थे, जो लड़ सकते थे, उन सबको कहाँ रखा गया, क्षत्रिय में रखा गया, उनको इस वर्णा में रखा गया। जो लोग फार्मिंग का काम करते थे, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, छोटे मोटे बिजनेस करते थे, उनको कहाँ डाला गया, उनको डाला गया वैश्य के कम्युनिटी में। तो इस तरीके से चारों वर्णा में अलग अलग कई सारी जातियां थी, कई सारी कास्ट थी, जिनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे, अलग अलग उनमें क्वालिटीज थी। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या थी कि मोबिलिटी भी थी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि मूवमेंट थी, कि अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास क्वालिटीज जो हैं वो किसी दूसरे वर्णा की क्वालिटीज है, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई वैश्य व्यक्ति है, उसके अंदर एक वॉरियर वाली क्वालिटीज है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो क्षत्रिय का पार्ट बन सकता है। तो इस तरीके से मूवमेंट अलाउड थी, मोबिलिटी अलाउड थी। अब यहाँ पे एक और ग्रुप था और ये ग्रुप इस वर्ण सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं था। ये ग्रुप उन लोगों का था जिन्हें वर्णास का पार्ट नहीं माना जाता था, जिन्हें सोसाइटी से अलग माना जाता था, क्योंकि वो या तो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उनके ट्रेडिशंस अलग थे, कस्टम्स अलग थे। इस वजह से कुछ ग्रुप ऐसे थे, कुछ जातियां ऐसी थी जिनको अलग माना जाता था। अब यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे वक्त के साथ वर्णा सिस्टम को हायरार्किकल बना दिया जाता है और साथ ही साथ हेरिडेटरी बना दिया जाता है। हायरार्किकल का मतलब है कि अभी तक ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था कि एक जो क्लैन होगा, एक जो वर्णा होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसका दर्जा सबसे ऊंचा होगा, बाकी उससे नीचे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसको हायरार्किकल बना दिया गया, मतलब कि अब ये बोल दिया गया कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सबसे ऊपर होंगे, क्षत्रिय उनके नीचे होंगे, वैश्य इन दोनों के नीचे आएंगे और जो शूद्र है वो इन तीनों के नीचे आएंगे।
तो एक हायरार्की को क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से डोमिनेंस क्रिएट हो गया और एक तरीके से इनइक्वालिटी भी हो गई, क्योंकि अभी तक ये सब एक समान थे लेकिन अब एक हायरार्की क्रिएट हो गई। इसके साथ साथ क्या कर दिया गया, हेरिडेटरी बना दिया गया इस सिस्टम को। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि अब ये कह दिया गया कि अभी तक जो डिवीजन सोसाइटी में लोगों का क्वालिटीज और प्रोफेशन के बेसिस पे हो रहा था, वो डिवीजन अब सोसाइटी में किस आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा, बर्थ के आधार पर होगा। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ होगा, जो व्यक्ति जिस घर में पैदा हुआ होगा, उसके पेरेंट्स जो काम करते होंगे, उस बच्चे को भी आगे जाकर वही काम करना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, जहां पर क्या बोला गया कि अब जाति के आधार पर हम डिवाइड कर देंगे लोगों को। अब हम ये करेंगे कि जो जिस घर में पैदा हुआ होगा वही उसकी पहचान होगी, जो काम किसी के माँ बाप करते होंगे वही काम आगे जाके बच्चा भी करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई फार्मर है या अगर कोई ट्रेडर है तो उसके बच्चे अब ट्रेडर ही बनेंगे, बिजनेस ही करेंगे या फार्मर्स ही बनेंगे। अगर कोई वॉरियर है तो वो आगे जाके वॉरियर ही बनेगा, वो वॉर ही करेगा। उनके पास कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है कि वो कुछ और प्रोफेशन में जा पाए। उनके लिए कंपलसरी हो गया कि नहीं, आप अब इस घर में पैदा हो गए हैं, आपकी यही जाति है, यही आपकी पहचान है, यही आपका वर्ण है। तो यहाँ पे अब जो मोबिलिटी थी पहले, वो भी खत्म कर दी गई कि अगर किसी के पास कोई और क्वालिटीज भी हैं तो भी वो किसी काम की नहीं है, वो वही काम करेगा जो उसके घर वाले करते हैं, जो उसकी जाति के लोग करते हैं। और इसी तरीके से जाति के आधार पर, इसी तरीके से बर्थ के आधार पर अब हमने क्या किया, हमने ऑक्यूपेशनल डिवीजन को क्रिएट कर दिया। और इसको हमने कैसे सैंक्शन किया, रिचुअल्स के द्वारा। सैंक्शनड बाय रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, हमने कैसे थप्पा लगाया इस सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम वैलिड है, ये सिस्टम सही है, रिचुअल्स के थ्रू, हमारे ट्रेडिशंस के थ्रू, हमारे बिलीव्स के थ्रू, हमारी मान्यताओं के थ्रू हमने कहा कि यही सही है। जो भी हमारे रीति रिवाज थे उन सब ने क्या किया, इनको वैलिड बना दिया, इस सिस्टम को वैलिड बना दिया कि हाँ, इसी आधार पर सोसाइटी को डिवाइड किया जाएगा। जो जहाँ पैदा होगा वही उसकी आइडेंटिटी होगी, वही उसकी जाति होगी, वही उसका वर्ण होगा और वो वही काम करेगा जो उसकी जाति के लोग काम करते हैं। और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में क्या क्रिएट हो गया, कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसके वजह से कास्ट इनइक्वालिटीज भी हमारी सोसाइटी में पैदा हो गई। अब आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from other caste groups. आप सभी को याद होगा जब मैंने अभी आपको कास्ट की डेफिनेशन बताई थी, डिफाइन किया था कास्ट को, तो मैंने क्या बताया था कि कास्ट वो जाति होती है, उस ग्रुप को बोला जाता है, उस कम्युनिटी को बोला जाता है जिनकी सेम आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, सेम ऑक्यूपेशन होता है जिनका। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही लिखा गया है कि कास्ट ग्रुप क्या होगा, कास्ट ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसके मेंबर्स मिलकर एक सोशल कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे, जिनके जो मेंबर्स हैं वो सेम या फिर सिमिलर ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो भी एक जाति से लोग बिलोंग करेंगे वो सभी मिलकर एक ही कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे और उस कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी लोग होंगे उस जाति के, वो सभी लोग सिमिलर ऑक्यूपेशन में ही होंगे। साथ ही साथ वो अपने कास्ट ग्रुप के लोगों से ही शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो खाना नहीं खा सकते किसी भी दूसरे कास्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ। तो इस तरीके से सोसाइटी में जाति के आधार पर हमने इतना बड़ा डिवीजन क्रिएट कर दिया कि हमने क्या कहा कि अब एक सोशल कम्युनिटी होगी एक जाति की और उस जाति के सभी लोग सेम ही ऑक्यूपेशन में होंगे, वो अपनी जाति के अंदर ही शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो खाना भी नहीं खा सकते दूसरे जाति के लोगों के साथ मिलकर। तो इस तरीके से हमने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया, एक सोशल डिवाइड क्रिएट कर दिया सोसाइटी में, जिसके वजह से क्या हुआ, डिवीजन तो बढ़ा लेकिन इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई। और ये जो इनइक्वालिटीज थी ये सबसे ज्यादा किसको फेस करनी पड़ी, इस ग्रुप को फेस करनी पड़ी। मतलब उस ग्रुप को जिसको वर्ना सिस्टम का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, जिन्हें आज की डेट में हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, दलित्स के नाम से जानते हैं, एसटीज के नाम से जानते हैं। ये वही ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज करी गई जाति के आधार पर।
क्योंकि ये बोला गया कि इनकी जो जाति है वो वर्ण सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो किसी भी वर्णा का पार्ट नहीं है, इसलिए ये लोग हमसे अलग हैं, ये हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा ही नहीं है, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा, इनइक्वालिटीज को भी फेस करना पड़ा। और जो डिवाइड था इन दोनों के बीच में, वर्णा सिस्टम के सारी वर्णास और जातियों के बीच में और इन जातियों के बीच में, ये डिवीजन बहुत ज्यादा वाइड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। आउटकास्ट ग्रुप्स का मतलब है वही लोगों का ग्रुप जिन्हें एक हिस्सा नहीं माना जाता है वर्णा सिस्टम की सभी कम्युनिटीज का। मतलब जो लोगों की कम्युनिटीज हैं, जो बाकी की जातियां हैं हमारी सोसाइटी में, उन जातियों का एक हिस्सा नहीं माना जाता है इन जातियों को, और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, आउटकास्ट ग्रुप बोला गया है कि ये इनसे अलग है, ये बाकियों से अलग है, और इसी वजह से इन्हें एक्सक्लूड भी किया गया, इन्हें अलग रखा गया और इनके साथ भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इनसे काम भी क्या कराए जाते थे, वो सभी काम कराए जाते थे जो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते थे। साफ सफाई कराना या फिर गार्बेज उठवाना, इस तरीके के काम इन लोगों से कराए जाते थे। साथ ही साथ इनके साथ क्या होता था, अनटचेबिलिटी को भी प्रैक्टिस किया जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इन लोगों को सिर्फ आउटकास्ट ग्रुप्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, सिर्फ इन्हें अलग नहीं कर दिया जाता था, एक्सक्लूड नहीं किया जाता था, भेदभाव के साथ साथ, एक्सक्लूड करने के साथ साथ इनके साथ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस भी की जाती थी। इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का मतलब है वो प्रैक्टिसेस जो कि इंसानियत के एक तरीके से खिलाफ है, ठीक है, उन्हीं को हम इनह्यूमन प्रैक्टिसेस कहते हैं, कि एक व्यक्ति के साथ, एक इंसान के साथ आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है कि टच नहीं कर सकते हम इन लोगों को। तो बाकी के जो लोग थे, बाकी की जो जातियां थी, जो कम्युनिटी थी, वो क्या कहते थे कि हम इस ग्रुप के लोगों को, जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, इन लोगों को हम टच नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं अनटचेबिलिटी, कि इनको हम छू नहीं सकते, इनके साथ मिलकर हम खाना नहीं खा सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते, ये हमारे इलाके में नहीं रह सकते, ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ पढ़ नहीं सकते, हमारे साथ चल नहीं सकते। इस तरीके की प्रैक्टिसेस का सामना इन ग्रुप को करना पड़ा। और क्यों? क्योंकि ये एक हिस्सा नहीं माने जाते थे वर्णा सिस्टम का, बाकी के वर्णा के ग्रुप्स का और बाकी के कम्युनिटीज का, और इसी वजह से इनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इनइक्वालिटी को भी प्रैक्टिस किया गया। और इसी को हम कहते हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, मतलब जाति के आधार पर असमानताएं। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ इन सब बातों का? जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट थी, मतलब वो लोग जिन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था, जिन्हें आउटकास्ट बोला जाता था, और ये कहा जाता था कि इनका काम नीचे का काम है, इनका काम जरूरी नहीं है, ये लोग ही जरूरी नहीं है हमारी सोसाइटी में। इनको क्या दिया जाता था? नीचे का दर्जा दिया जाता था। और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में जाति के आधार पर काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज करी गई, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि कैसे हमारे देश में ही सिर्फ कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमने समझा कि कास्ट का मतलब क्या है, कैसे कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ वर्णा सिस्टम से, किस तरीके से हमने ग्रुप्स को अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनके ऑक्यूपेशन को डिवाइड कर दिया जाति के आधार पर, हमने लोगों की पहचान को अलग कर दिया जाति के आधार पर, हमने लोगों को सीमित कर दिया उनकी जाति तक, कि आप बस इसी जाति में रहेंगे, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, आप दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के साथ आप खा पी नहीं सकते, दूसरे लोगों के साथ आप एंगेज नहीं हो सकते, इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ हमने क्या किया? हमने किसी एक ग्रुप के साथ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इनइक्वालिटी प्रैक्टिस किया, उनके साथ हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया, और इसी तरीके से हमारे देश में कास्ट इनइक्वालिटीज को हमने आगे बढ़ावा दिया। और कई सालों तक आज भी ये कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक, जिसका नाम था कास्ट इनइक्वालिटीज, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।